बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी, आप सॉलिड ले लीजिए। सॉलिड मिसाल के तौर पे मैंने सोडियम ले लिया है। तो जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब हुआ क्या, असल में आपने जो हीट प्रोवाइड की उसने सॉलिड में मौजूद अट्रैक्शन को तोड़ा, वो लिक्विड बन गया। लेकिन लिक्विड में भी तो अट्रैक्शन होती है ना। अब आप लिक्विड को मज़ीद गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब मज़ीद गर्म करने पे दोबारा अट्रैक्शन टूटी और ये लिक्विड से गैस बन गया। गैस जब ये सोडियम बन गया तो गैस का जो हर एटम होता है दूसरे से अलहदा होता है। इसे कहा जाता है आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, क्या होगा अगर आप इस एटम को मज़ीद गर्म करेंगे। अब अट्रैक्शन तो टूट गई है, गैस में तो अट्रैक्शन नहीं होती। अब एटम के अंदर भी तो एक अट्रैक्शन होती है ना। एटम के अंदर जो अट्रैक्शन होती है कौन सी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अब आप जब एटम को मज़ीद गर्म करेंगे, इस आइसोलेटेड गैशियस एटम को, तो ये हीट क्या करेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को तोड़ेगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा, एटम से बाहर चला जाएगा। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो आयन बन जाता है। ये अमल आयोनाइजेशन, और इसमें जो एनर्जी लगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है जब आप एटम को गैसियस फॉर्म में बना चुके हैं। यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू नहीं कर देना, ठीक है। तो जब भी कोई गैसियस एटम हो उसमें से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ताकत आप लगा रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अट्रैक्शन के डायरेक्ट है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा होता, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इसे खींच नहीं पा रहा, कम अट्रैक्शन है, आप कम पावर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो अट्रैक्शन कम, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। अट्रैक्शन ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 किस्म की होती है, बल्कि कई किस्म की हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg प्लस बना दिया, इसकी वैल्यू है 738 किलो जॉल पर मोल, इसका यूनिट होता है। किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आयन से जब वो आयन बन चुके यूनी पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Mg2 प्लस बनाना चाहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी डाई पॉजिटिव आयन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ताकत चाहिए, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपने देखा कि थर्ड वाले का आंसर ज़्यादा है सेकंड वाले से और सेकंड वाले का आंसर ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। तो आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सेकंड वाली से और वो ज़्यादा होगी फर्स्ट वाली से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंडेक्स होता है मेटेलिक कैरेक्टर का। इस बात का क्या मतलब, आपके पास एक अननोन केमिकल है और आपको पता नहीं है कौन सा केमिकल, सेज एक्स। आप उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से उसकी नेचर जान लेंगे। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है आप कहेंगे ये ज़रूर मेटल है। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है आप कहेंगे ये नॉन मेटल है। और अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट या मीडियम है तो वो आप कहेंगे मेटोलाइड या सेमी मेटल है। तो किसी भी अननोन केमिकल की आयोनाइजेशन एनर्जी का मुआवजा करके आप जान सकते हैं मेटल है, नॉन मेटल है या सेमी मेटल है। आयोनाइजेशन एनर्जी से ही आप वैलेंसी ऑफ एटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एटम की क्या वैलेंसी है। कैसे, आपको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज अगर गिवन दी जाए तो आप जान सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करता है। मैग्नीशियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1450 एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 7730। हम जानना चाहते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 738, सेकंड वाली पहली से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल के करीब हो जाती है, कोई इशू नहीं है। ये ऑलमोस्ट इसका डबल है, कोई इशू नहीं है। तो थर्ड वाली सेकंड के डबल हो जानी चाहिए थी, 28 के करीब, 100।
ये 7700 हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके डबल की बजाय कई गुना बढ़ गई है। जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी कई गुना बढ़ते देखें, उससे पहले ब्रेक लगा दें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या गैप था, डबल थी तकरीबन, ठीक है। सेकंड थर्ड में गैप बहुत बड़ा था, जब गैप बहुत बड़ा नजर आए उससे पहले ब्रेक लगा दें। इसका मतलब मैग्नीशियम 2+ तक इलेक्ट्रॉन देगा, इससे ज़्यादा देना बहुत मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+। ठीक है, तो आप किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हैं। इसी एग्जांपल को दोबारा यहाँ पे देखें, सोडियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496, Na+ बना दिया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 4562, नियर अबाउट ये वैल्यू में वेरिएशन आती है, 4000 से ऊपर ही है। तो कहाँ 496, कहाँ उसकी डबल हो जानी चाहिए थी, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ से पहले ब्रेक लगा दें, बहुत बड़ा गैप है। तो सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, एक इलेक्ट्रॉन ही देता है। एल्यूमिनियम की एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 578, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1820, तो ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं, नॉर्मल है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 2750, ठीक है, इसके मुकाबले में डबल से भी कम है, नॉर्मल है। जब आप फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी पर आए, आपने देखा क्या हुआ, 2700 से ये 11000 बन गई है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब फोर्थ वाली से पहले ब्रेक लगा दें। ठीक है, जब आपने फोर्थ वाली से पहले ब्रेक लगा दी, Al3+, एल्यूमिनियम 3+ ही बनाएगा, इसकी वैलेंसी 3+ है। ठीक हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जहां बहुत बड़ा गैप नजर है, उससे पहले आपने रोक देना है और आपको वैलेंसी का अंदाजा हो जाएगा। स्टूडेंट अब इसके देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियस की जो पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही है, वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। ये एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं से समझिएगा। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही है। इसे बाज़ बुक्स में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिखा जाता है, दोनों का सेम ही मतलब होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात है। एटॉमिक साइज़ के इन्वर्स है, एटम का साइज़ बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्स है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नेचर ऑफ सबशेल पे कैसे डिपेंड करती है, एस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा पी से, पी की ज़्यादा डी से, डी की ज़्यादा एफ से। अगर आप इनका नंबर सेम रखें, मिसाल के तौर पे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो जब सब शेल का नंबर सेम रखें तो एस की हमेशा ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ पीरियड, ये जब भी आप पीरियड की बात करेंगे ना, तो लेफ़्ट से राइट ही बात करेंगे। अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसकी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज़ करती है। और डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ करती है। तो पीरियड में बाएं से दाएं इंक्रीज़ करेगी, ग्रुप में ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप देखना होता है आपने हमेशा, ऊपर से नीचे ये डिक्रीज़ करेगी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह से ही हम इसके फैक्टर भी जान लेंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं डाउन द ग्रुप। जब भी आप एक ग्रुप में नीचे आएंगे तो एटम के दायरे बढ़ते हैं, ऊपर वालों के दायरे कम होते हैं, नीचे वालों के दायरे ज़्यादा होते हैं। तो शेल इंक्रीज, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे शेल बढ़ गए। जब शेल बढ़ गए तो न्यूक्लियस नीचे दब गया और बीच में बहुत से दायरे आ गए, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। न्यूक्लियस की पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही, दरमियान के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस की पावर को शील्ड कर दिया, रोक दिया, दीवार की तरह खड़े हो गए न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो शेल इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद, न्यूक्लियस की पावर को आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक देना, ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर गया। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गया, न्यूक्लियस की कैद में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है, एक बच्चा हॉस्टल चला जाए तो वालिदैन की नज़रों में नहीं होता,
अब वो आज़ाद हो जाता है, जो मर्ज़ी करता है, फिर वालिदैन कौन सा देख रहे हैं, तो ऐसे समझ लें ये हॉस्टल में रह रहा है। अब क्या होगा, बहुत कम पावर लगानी पड़ेगी इसे निकालने के लिए, आसानी से निकल जाएगा। तो एटम का साइज़ बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, न्यूक्लियस की पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया या न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया आखिरी इलेक्ट्रॉन पे। तो अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकलने का क्या मतलब, आसानी से निकल गया, इसका मतलब आपको कम पावर लगानी पड़ी। कम पावर लगानी पड़ी का क्या मतलब, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पावर ही तो होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप आया, एटम का साइज बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, न्यूक्लियस की पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाई, आप कम पावर से इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो गए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बाएं से दाएं देखें, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं दायरे नहीं बढ़ते, दायरे नहीं बढ़ते तो भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा खींच लेता है, साइज़ कम हो जाता है। और जब साइज़ कम हो जाता है एटम का, एटम छोटा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब ही रहते हैं, न्यूक्लियस उन्हें पकड़ के रखता है। जब पकड़ के रखता है तो आपको बहुत पावर लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो बाएं से दाएं ये ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एटम का साइज़ कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता और न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे हमने पहले डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ना हम डिफरेंट ग्रुप सीखते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएंगे, आने वाले बहुत से लेक्चर्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा आपको यहीं पे करवा दूँ। ये मैंने 1A से लेके 8A ग्रुप तक बनाए हैं, तो ये इनके फार्मूले मेरे ख्याल में आपको ऑलमोस्ट याद ही होंगे। पहला ग्रुप है हाली ने की रब से फरियाद, हाली से हाइड्रोजन और लिथियम, हाली H और Li, ने से सोडियम, की से पोटाशियम, रब से रुबीडियम, सी से सीजियम, फरियाद से फ्रेंशियम। पहला ग्रुप हो गया। सेकंड, बैंक मैनेजर का सर भरा, बैंक से बेरिलियम, मैनेजर से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, सर से एसआर स्ट्रोंशियम, बड़ा से ये बी ए और आर है बड़ा, बेरियम और रेडियम। तो सरबराह से 3 बनेंगे, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बाबर अली गिलानी इंडियन थे थर्ड में, बाबर से बोरोन, अली से एलुमिनियम, गिलानी से गैलियम, इंडियन से इंडियम और थेलियम से टेलियम। कार से गए सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, सिंध से एसएन और पंजाब से पीबी। ना पाया असल सब्जेक्ट बायो, ना से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, पाया से फास्फोरस, असल से आर्सेनिक, सब्जेक्ट से एसबी और ये बायो से बिस्मथ। ओ सस्सी 13 पुन्नू, ओ सस्सी 13 पुन्नू, ओ से ऑक्सीजन, सस्सी में सल्फर और सिलीनियम, सस्सी क्योंकि 2 बार ऐसा आता है, 13 से टेलोरियम और पुन्नू से पोलोनियम। बाकी मेरे ख्याल में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद ही है, एस्टर्डीन, तो इनका फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही याद होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये भी आपको याद होते हैं, तो ये भी फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबको याद ही होते हैं। अब देखें ये हमें यहाँ पे किस अंदाज में काम आएंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि डाउन द ग्रुप हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आप पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये हमेशा बाएं से दाएं इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे हमेशा कम होती है। अब आप देख लें, ऊपर से नीचे कम हो रही है, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी बचा सीजियम, इसकी सबसे कम होगी, बाएं से दाएं बढ़ रही है, ये बाएं से दाएं यही आता है सबसे एंड पे, इसकी मैक्सिमम होगी। तो प्रोडक्ट टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है और सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है, ये हमने सीख लिया। बाकी देखें, किसी भी ग्रुप में अगर आपसे पूछ लिया जाए आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, स्टूडेंट अब देखें मैंने ना इसमें बहुत सारे ऑप्शन बना दिए हैं, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हम तमाम ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। स्टूडेंट देखिएगा, मैंने अपना बहुत से क्वेश्चंस एक साथ बना दिए हैं, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने बहुत ऑप्शन दे दिए हैं, हम सारों में देख लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी,
अलोंग अ पीरियड ये हमेशा बढ़ेगी पीरियड के, तो बाद में एग्जांपल देखेंगे, पहले देखें। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है लिथियम से। अब आप देखें डाउन द ग्रुप ये कम होती है, कम होती है, इससे क्या मुराद है, आप इसे एक फर्जी वैल्यू दे दिया करें 1 2 3 4 5 इस अंदाज में, क्योंकि नीचे वाले की कम होगी ना, ऊपर वाले की ज़्यादा। इसका मतलब लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की कम है। यहाँ क्या लिखा है, सोडियम की ज़्यादा लिथियम की कम। ये हमारा पहला ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा देखें, सीजियम की ज़्यादा लिथियम से, सीजियम नीचे कम है, लिथियम की ज़्यादा है, नीचे वाले की कम होती है ना, आपने फर्जी वैल्यू दे दी है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी कम इसकी ज़्यादा। ये भी गलत हो गया। बोरोन की ज़्यादा इंडियम से। अब देखें बोरोन ये रहा, इंडियम ये रहा, तो नीचे वाले की क्या होती है, नीचे वालों की कम होती है वैल्यू, ऊपर वालों की ज़्यादा होती है। तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए इंडियम से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बोरोन ऊपर है, इंडियम नीचे, नीचे वालों की कम होती है। नाइट्रोजन और बिस्मथ में कंपैरिजन देखें, नाइट्रोजन ये रहा, बिस्मथ ये रहा, नीचे वालों की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बोरोमीन की फ्लोरीन से ज़्यादा, तो देखें बोरोमीन ये रहा, फ्लोरीन ऊपर, नीचे वालों की कम होनी चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रोमीन की कम होनी चाहिए। हीलियम और जीनोन को देखें, हीलियम ऊपर है, जीनोन नीचे है, नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो हीलियम की ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। सल्फ़र टेलोरियम को देखें, सल्फ़र कहाँ है, ऊपर है, टेलोरियम कहाँ है, नीचे, तो नीचे वाले की कम, ऊपर वाले की ज़्यादा, सल्फ़र की ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन और लेड को देखें, सिलिकॉन ऊपर है, लेड नीचे है, नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, कम, ऊपर वाले की ज़्यादा, सिलिकॉन की ज़्यादा, नीचे वाले की कम, ठीक है। फ्लोरीन आयोडीन को देखें, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, आयोडीन की कम, तो बाकी फ्लोरीन की ज़्यादा, आयोडीन की कम। तो आपने देखा किस अंदाज में आपने ये गैस करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम। आपने डाउन द ग्रुप देखना है, जो नीचे होगा उसकी कम, जो ऊपर होगा उसकी ज़्यादा। आप नीचे वाले को कोई फर्जी वैल्यू दे के भी ये गैस कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा लिथियम की ज़्यादा इसकी कम, सोडियम की ज़्यादा इसकी कम। तो कोई भी कंपैरिजन ग्रुप में आ जाए आपने इसे ऐसे ही देखना है। लेकिन बाज़ ग्रुप में चंद मामूली से एक्सेप्शन है, जैसे इस वाले ग्रुप में नज़र आएगा, इस वाले ग्रुप में वैल्यूज़ अगर आप देखें, लेकिन आपने वो एक्सेप्शन नहीं देखने, नहीं देखने, नहीं देखने। क्यों नहीं देखने, हमारे कोर्स में नहीं है। वो इतने मामूली एक्सेप्शन है ग्रुप वाले कि आपने वो नहीं करने हैं, आपने यही ट्रेंड फॉलो करना है। अगर आप एक्सेप्शन देखना शुरू करेंगे तो फिर आपके तो सारे ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे जो मैं आपको बना रहा हूँ। हाँ, पीरियड में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन आपने लाजमी याद रखने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टूडेंट अब ट्रेंड देखते हैं अलोंग अ पीरियड। तो अब प्रोडक्ट टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। आपको 3 पीरियड पहले याद करने हैं। पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट होते हैं। इसका है सेंटेंस हाई हेलो, हाई से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, बात ही ख़त्म होगी। तो पहला पीरियड तो सिर्फ 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल आपने याद कर लिया। दूसरा पीरियड ये भी अब आपने याद करना है, लिटिल बेटी बिकेम चार्ली नंबर 1 फ्रेंड एंड नेबर। लिटिल से Li लिथियम, बेटी से Be ब्रिलियम, बिकेम बोरोन, चार्ली से कार्बन, नंबर से नाइट्रोजन, 1 से ऑक्सीजन, फ्रेंड से फ्लोरीन और नेबर से नियॉन। थर्ड पीरियड भी आपने याद करना है, नोटी मैगी ऑलवेज सिंग परफेक्ट सॉन्ग क्लाइंबिंग अराउंड। नोटी से सोडियम, मैगी से मैग्नीशियम, ऑलवेज से एल्यूमिनियम, सिंग से सिलिकॉन, परफेक्ट से फास्फोरस, सॉन्ग से सल्फर, क्लाइंबिंग से क्लोरीन, अराउंड से ऑर्गन। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है आयोनाइजेशन एनर्जी पे ग्रिप बनाने के लिए। आपको पहले 3 पीरियड लाजमी आने चाहिए, ठीक है। अब देखें, जब आप पीरियड बना लेंगे तो अब हम इनके ग्रुप नंबर लिख देते हैं। ये पहला ग्रुप है 1A, ये सेकंड ग्रुप है सेकंड है, थर्ड है 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। आयोनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन रास्ते में 2 जगह रुकावट आएगी, तीसरे ग्रुप में और छठे ग्रुप में। ये मैंने सर्कल कर लिया, हाईलाइट कर लिया। ये 2 ग्रुप इस बात को नहीं मानेंगे, बाएं से दाएं हमेशा बढ़ेगी, लेकिन थर्ड में और 6 में रुकावट है। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, 3 का गैप है, 3 एंड 6,
ठीक है। बाकी में तो भी बाएं से दाएं बढ़ती है, तो अब हम बना लेते हैं हाइड्रोजन हीलियम, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बाएं से दाएं हाइड्रोजन हीलियम की बढ़ेगी। दूसरे और तीसरे पे फोकस करें, दूसरे पीरियड पे और तीसरे पीरियड पे फोकस करें। बाएं से दाएं क्या है, बढ़ेगी ना, तो ऐसा साइन होता है बढ़ेगा, मतलब इसकी ज़्यादा इसकी कम। लेकिन जिसे मैंने हाईलाइट किया उससे पहले आपने एरो नहीं बनाना, बाकी तो आप एरो बना दें ना। देखें, जिसे मैंने हाईलाइट किया उससे पहले एरो नहीं बनाना। फिर जिसे मैंने हाईलाइट किया है उससे पहले एरो कैसे बनाना है, ऑपोजिट। मैंने आपको पीरियड्स का तमाम ट्रेंड सिखा दिया। जब भी पीरियड में से कोई वेरिएशन आए या कोई ट्रेंड आए क्वेश्चन में, आप ये 1 मिनट में बना सकते हैं। 1 मिनट में बना दिया, अब आपके पास ये की मौजूद है। कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। कैसे, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जब भी कोई क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन का पीरियड में से आ जाए, आपने स्केच बना के उसे सोल्व करना है, क्योंकि ये स्केच बनाने में इतना टाइम भी आपका नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। विच हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो आप देखें, ये रहा सोडियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा है, बाएं से दाएं बढ़ती है ना, इसकी सबसे ज़्यादा है। हाँ, जो एल्यूमिनियम होगा उसकी सिलिकॉन से भी कम होगी, मैग्नीशियम से भी कम होगी, लेकिन सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसे कोई फर्जी वैल्यू दे दें ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी 1 ले लें, इसकी 3 ले लें, इसकी 2 ले लें, इसकी 4 ले लें। अब देखें क्या होगा, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से भी कम, सिलिकॉन से भी कम। बाकी जिसकी जानी मुंह खुला होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, तो सिलिकॉन की सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन। ठीक हो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, Mg लेस देन Al। यहाँ पे देखें क्या है, Mg ग्रेटर देन Al, गलत हो गया। P ग्रेटर देन S, देखें P S से बड़ा है, क्योंकि P की जानी मुंह खुला हुआ है ना, S की जानिब नहीं है। जिसकी जानिब मुंह खुला वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखें P S से बड़ा है, P S से बड़ा है, बिल्कुल ठीक हो गया, टैली कर रहा है हमारे इससे। O N से बड़ा है, यहाँ पे देखें N O से बड़ा है, गलत हो गया। S Cl से बड़ा है, यहाँ पे देखें S Cl से छोटा है, गलत हो गया, तो ये ठीक है। विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन, लिथियम। तो देख लेते हैं अभी। बोरोन ये रहा, इसके बाद फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो आप देखें लिथियम की तो बहुत कम है ना, लिथियम तो इस कैटेगरी से चला गया। अब नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इनका मुकाबला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। बोरोन भी इस कैटेगरी से चला गया, वो भी लेफ्ट साइड पे। आप देखें नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा है ना, लेकिन नाइट्रोजन की जानी मुंह खुला हुआ है ऑक्सीजन वाले और नाइट्रोजन वाले में, तो नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से भी। इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। दोबारा देखें, बोरोन लेफ्ट साइड पे था, इसके बाद तो नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन। तो बोरोन तो कम है, लिथियम भी कम है, बाकी ये दो साथ साथ है, इसमें ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट नॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल है। अब देखें अब नॉर्मल है किनकी, अब नॉर्मल थर्ड वालों की है, बोरोन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन, सल्फर। तो एल्यूमिनियम की अब नॉर्मल, ऑक्सीजन की अब नॉर्मल, सल्फर की अब नॉर्मल, बाकी क्या बचा, फास्फोरस। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, हैलोजन, नोबल गैसेज, अल्कली मेटल। सबसे लास्ट में ये आते हैं ना, इनकी हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नोबल गैसेज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, पिक करेक्ट ऑर्डर। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, हम इसमें से गेस करेंगे कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले भी आपको वो बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे दोबारा बनाना है, ताकि आपको अगर पहले कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। आपने सबसे पहले पीरियड बनाना है, सेकंड लिटिल बेटी, बिकेम, चार्ली, नंबर 1, फ्रेंड एंड नेबर। फिर आपने बनाना है थर्ड पीरियड, नोटी, मैगी, ऑलवेज, सिंग, परफेक्ट, सॉन्ग, क्लाइंबिंग, अराउंड। ठीक हो गया, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आपने हाईलाइट करना है थर्ड वाले बोरोन एल्यूमिनियम को और 6 वाले ऑक्सीजन सल्फर को। बाकियों में आपने ट्रेंड कैसे बनाना है, इंक्रीजिंग, बाएं से दाएं बढ़ती है, सब में बना लें, लेकिन इनसे पहले कुछ नहीं बनाना जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया।
अब जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है उनका आपने रिवर्स कर देना है इस अंदाज में। ये हमारा स्केच दोबारा बन गया। अब हम बड़ी आसानी से टैली कर लेंगे। ये सबसे मुश्किल टाइप के क्वेश्चन है जो कभी बन सकते हैं, इनसे मुश्किल ही बन सकते हैं। अमूमन 2 का ऑर्डर पूछा जाता है, मैंने 4 का बना दिया है। अगर आपको ये आ गया तो फिर आपको कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखें, एन ए ग्रेटर दैन एम जी ग्रेटर दैन ए एल ग्रेटर दैन एस आई, यहाँ पे क्या हिसाब है? एन ए लेस दैन एम जी, पहली बात ही गलत होगी। एम जी ग्रेटर है एन ए से, यहाँ पे एन ए ग्रेटर एम जी से, गलत हो गया। यहाँ पे देखें, एन ए लेस दैन एम जी, एन ए लेस दैन एम जी, एम जी ग्रेटर दैन ए एल, एम जी ग्रेटर दैन ए एल लेस दैन एस आई, ए एल लेस दैन एस आई। ये बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसे हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखें, एल आई ग्रेटर दैन बी ई, एल आई लेस दैन बी ई, बात ही गलत हो गई। 4, एन है ग्रेटर दैन ओ, एन ग्रेटर दैन ओ, यहाँ तक बात ठीक होगी। ओ ग्रेटर दैन एफ, ओ लेस दैन एफ, ये गलत हो गया। ई, एम जी ग्रेटर दैन ए एल, यहाँ पे देखें एम जी ग्रेटर दैन ए एल, ये बात ठीक होगी। ए एल लेस दैन एस आई, ए एल लेस दैन एस आई, एस आई लेस दैन पी, एस आई लेस दैन पी, ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। तो आप कितनी आसानी से ये गैस कर सकते हैं कितने मुश्किल क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड ईयर का एक ग्राफ बता रहा हूँ जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। वो भी ग्राफ आप इसी स्केच से बनाएंगे। अगर आप देखें यहाँ पीरियड नंबर, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो ग्राफ इस अंदाज में शुरू होता है कि सबसे पहले है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, ये हो गया जी पहला पीरियड। आप जानते हैं बाएं से दाएं वैल्यू बढ़ती है, तो बाएं से दाएं ये हाई हेलो, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद है जी सेकंड पीरियड जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें हम शुरू करते हैं सेकंड पीरियड लिथियम से, ये हो गया एल आई। इसके बाद क्या है बी ई। जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है इन्हें आपने एकदम नीचे बनाना है, थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है बाकियों से, यही तो एक्सेप्शन है। फिर आप देखें, फिर सी आया, फिर एन आया, फिर जब ओ की बारी आया तो फिर आपने इसे थोड़ा सा नीचे बनाना है, ये ओ हो गया। फिर दोबारा एफ और फिर नियॉन, ये हमने सेकंड पीरियड बना दिया। अब आ जाए थर्ड पीरियड में, वो भी आप यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले एन ए आया, फिर एम जी आया, जिसे मैंने हाईलाइट किया, जब वो उसकी बारी आया तो थोड़ा सा नीचे बना देना है, ए एल, फिर एस आई आया, फिर पी आया। आप देखें एस की बारी, थोड़ा सा नीचे एस, और फिर सी एल आया, और फिर ऑर्गॉन। ये वो ग्राफ है जो सेकंड ईयर की बुक में आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में मौजूद है। कहाँ से मैंने सिखाया? इस वाले स्केच से जो मैंने आपको बनाना सिखाया। इससे आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इससे आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल ऑर्डर आ जाए आप निकाल लेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट देखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, इसमें आपने किसी भी गैशियस एटम है, एटम गैस के लेना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये नेगेटिव आयन बनेगा। जब ये नेगेटिव आयन बनेगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन के केस में -349 है, लेकिन ऑक्सीजन का केस देखिए, आपने गैशियस एटम लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और नेगेटिव, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब आप किसी नेगेटिव आयन में दोबारा एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करें, या आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनाना चाहें, अब की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी रिलीज कब होती है? जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, और जब किसी एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, अब की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एनर्जी रिलीज क्यों होती है? जब आप न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे ही न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। और क्या बनेगा? एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी न्यूक्लियस और इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब भी किसी सिस्टम में अट्रैक्शन आए तो सिस्टम में मजबूती आती है। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन तो मजबूती का नाम है।
स्टेबिलिटी का नाम है। और जिस सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जो सिस्टम स्टेबल है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, बूढ़ा, एक बूढ़ा शख्स है तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है, उसकी ताकत ही नहीं होती, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक बूढ़े को जहाँ बिठाएं पूरा दिन बैठा रहेगा, तो स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, बूढ़े की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, जहाँ बिठाएंगे बैठा रहेगा। नौजवान है, एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबल नहीं होते, एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे आप लोग। तो ये हिसाब है ना। अब देखें, दोबारा अपनी बात पे आते हैं। जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसमें स्टेबिलिटी आई, उसकी एनर्जी कम हुई। जैसे उसकी एनर्जी कम हुई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची, फर्स्ट करें पहले उसकी एनर्जी 50 थी, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसमें स्टेबिलिटी आई, उसकी एनर्जी कम होगी, तो 20 एनर्जी जो बाकी बची कहाँ फेंकेगा, बाहर फेंक देगा, इसीलिए एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अट्रैक्शन के ही डायरेक्ट है। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा बनेगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी की अमाउंट रिलीज होने वाली वो भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर बिल्कुल सेम है और इनका रीज़न भी बिल्कुल सेम है। मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा चुका, आप उसी में समझिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट है, एटॉमिक साइज के इन्वर्स है, शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्स है और इसका रीज़न बिल्कुल सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और इसके रीज़न भी सेम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डाउन द ग्रुप, बात तो ठीक है, लेकिन हर ग्रुप में कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो तमाम ग्रुप की एक्सेप्शंस आपने डिस्कस नहीं करनी, ना ही याद करनी है। लेकिन दो ग्रुप की एक्सेप्शंस आपने लाजमी याद करनी है, 6 ग्रुप में और 7 ग्रुप में। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, तो होना ये चाहिए था डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे वाले की वैल्यू कम होती, ऊपर वाले की ज़्यादा होती। मैंने फर्जी वैल्यू बना दी है डिक्रीज डाउन द ग्रुप ताकि हमारे माइंड में रहे। इस लिहाज से क्या ट्रेंड होना चाहिए था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा, फिर सल्फ़र की, फिर सेलेनियम की और फिर टेलोरियम की। लेकिन ये वाला ट्रेंड नहीं है, हमारे जनरल रूल के मुताबिक ये नहीं है। फिर है क्या, असल में ये ऐसे होता है कि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा सेलेनियम से, ये बात ठीक है बिल्कुल, सेलेनियम से, और सेलेनियम की ज़्यादा टेलोरियम से, लेकिन ऑक्सीजन की इन तमाम से कम। तो ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन तमाम से कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता है। यही एक्सेप्शन आप फ्लोरीन, क्लोरीन में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ट्रेंड होना चाहिए था ना हमारे इस रूल के मुताबिक कि फ्लोरीन ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है फ्लोरीन से, ये ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है, ये माइंड में रखिएगा। और ये भी एक्सेप्शन है, ये भी माइंड में रखिएगा। तो दो एक्सेप्शंस है क्यों, इसकी वजह इनका स्मॉल साइज़ है, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन छोटे दायरों में इस कदर भरे हुए होते हैं कि जब आने वाला इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है तो उसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करते हैं, इसीलिए जितनी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए उतनी नहीं होती। या आप कह लें कि जितनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस बनाना चाहता था वो नहीं बना पाता, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन which is due to small size of fluorine and oxygen। स्टूडेंट इसमें देखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है अलोंग अ पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बाएं से दाएं हमेशा बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड लिख दिया है और थर्ड पीरियड लिख दिया। मैंने आपको समझाया था, दोबारा याद दहानी के लिए, सेकंड पीरियड को आपने लाजमी याद करना है, लिटिल, बेटी, बिकेम, चार्ली, नंबर 1, फ्रेंड एंड नेबर। थर्ड को भी लाजमी याद करना है, नोटी, मैगी, ऑलवेज, सिंग, परफेक्ट, सॉन्ग, क्लाइंबिंग, अराउंड। जब आपने याद कर लिया तो अब आप देखें, ये इनके ऊपर ग्रुप भी लिख देते हैं। ये पहला ग्रुप होता है, क्योंकि ना पीरियड में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं हर ग्रुप का एलिमेंट आता है। एक पीरियड सेम रखें तो हर ग्रुप का एलिमेंट है, तीसरे का, चौथे का, ये पाँचवें का। तो आप ऊपर इसके ग्रुप भी मेंशन कर दें, 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शनल केस आएगा सेकंड ग्रुप का। फिर आपने उसमें 3 ऐड किए जाना है, सेकंड के बाद 3 ऐड करें क्या बनता है 5, और 5 में 3 ऐड करें क्या बनता है 8। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। तो इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बाकियों में ऐसे ही होगा, इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो बाकी हम बना लेंगे बड़ी आसानी से, और इनमें थोड़ा सा बिगाड़ है तो बाकी बना लेते हैं। जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है इनसे पहले कोई साइन नहीं डालना। बाकी आपको पता है इंक्रीज़ का ये साइन होता है, इंक्रीज़ का ये साइन होता है, लेकिन जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया उनसे पहले कोई साइन नहीं डालना। इंक्रीज़ का ये साइन होता है, इंक्रीज़ का ये साइन होता है, और इनसे पहले कोई साइन नहीं डालना। अब जिन्हें मैंने हाईलाइट किया उनसे पहले क्या डालना है, आपने साइन को रिवर्स कर देना है। ये आप पेपर में बना सकते हैं जब भी कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए, और आप यकीन जानें जब भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनना हो इनमें से बन सकता है। और आप ऑर्डर बनाएंगे तो फिर आपको ये बनाना आएगा, अदरवाइज़ आप रट्टानी से मार सकते हैं, जितना ये मुश्किल ट्रेंड हो गया है। अब देखें आपके सामने की है, आपने कोई सवाल है उसका जवाब 1 मिनट में दे देना है। पहले ये समझ लें कि भाई ये सेकंड 5 और 8 में एक्सेप्शन क्यों आए। सेकंड इनमें एस मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ब्रिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आप 1s2 में बनाते हैं, 4 होते हैं टोटल, 1s2 और 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में एस मुकम्मल है। नाइट्रोजन बनाएं 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p3, इसका p हाफ फील्ड है। और नियॉन वगैरह बनाया तो क्या ही बात है, इनकी 10 इलेक्ट्रॉन, इनके तो दायरे मुकम्मल हैं, 1s2 2p6। तो आपने देखा दूसरे में, 5वें में और 8वें में, दूसरे और 8वें का तो क्या केस है, दायरे मुकम्मल है। इसका एस मुकम्मल है, स्टेबल हो गया। इसका तो सारा कुछ ही मुकम्मल है, एस और पी, ये भी स्टेबल हो गया। और 5वें में क्या है, हाफ फील्ड है, मुकम्मल नहीं है, हाफ फील्ड है, लेकिन जब हाफ फील्ड हो वो भी स्टेबल हो जाते हैं। अब इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इलेक्ट्रॉन मांगने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके दायरे मुकम्मल हैं या हाफ फील्ड हैं। तो खासकर ये वाला तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, ना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जब आप इन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पावर लगा के ऐड करने पड़ेंगे। यही वजह कि इनमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। और नाइट्रोजन भी ये काम नहीं करता, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन में थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का वो केस नहीं है जो इन दो का है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, ये एनर्जी रिलीज नहीं करते। इस वाले की नेगेटिव, लेकिन बाकियों के मुकाबले में कम। तो ये आपने ऑर्डर ऐसे ही समझना है। अब देखें इसे आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Na ग्रेटर देन Mg, यहाँ से देख लें Na ग्रेटर देन Mg बिल्कुल ठीक है। की बनाएंगे तो हल कर पाएंगे, रट्टा नहीं मार सकते। ऐसे ग्रेटर देन Al, देख लें ऐसे ग्रेटर देन Al, ऐसे की जानी मुँह खुला हुआ है ना, तो ऐसे ग्रेटर देन Al ठीक है। S ग्रेटर देन P देख लें, S ग्रेटर देन P, S की जानी मुँह खुला हुआ है ठीक है। ऑल, तो ये सारे ठीक हैं, ऑल आ गया इसका, तमाम ठीक थे। विच हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो भाई आप जब यहाँ पे जाएंगे, ये लास्ट वालों की हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट वालों के आप ऑर्डर देख लें हमने बनाया हुआ है। हेलोजन की जानी मुँह खुला हुआ है ना, इसका मतलब हेलोजन की इनसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन सल्फर से, और हेलोजन की लास्ट वालों से भी ज़्यादा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजेंस की ही आएगी। और मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया था फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन आंसर आ गया। विच ग्रुप है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा 2 ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, वरना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हुआ करती है, एनर्जी रिलीज हुआ करती है, लेकिन ना इसमें होती है एनर्जी रिलीज ना इसमें। तो 5 है नहीं, सेकंड है ये भी है, 8 है ये भी है, तो डेल्टा सेकंड एंड 8 है बोथ, ये वाला इसका सही जवाब आ गया। ठीक हो गया।